विजय ने जब देखा कि वाणी अब और ज्यादा विरोध नहीं कर पा रही है तो उसकी शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष था, लेकिन तभी बाहर से उसके साथ ही घबराई हुई आवाज आई, विजय भैया, विजय भैया, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। यह सुनते ही विजय का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में खतरनाक आग भड़क उठी, जैसे कोई उसकी खुशी में बाधा डालने की हिम्मत कर रहा हो। उसने अपने दांत भींचकर गुस्से में कहा, कौन सी मुसीबत बुला रही है तुझे? उसकी आवाज में क्रोध की ऐसी गूंज थी जैसे वो किसी का गला ही घोंटने की तैयारी कर रहा हो। विजय ने वाणी की ओर हिकारत भरी नजर डाली, जो अब भी खाट पर बेबस पड़ी थी। उसने गाली देते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसकी चाल में अब एक तेजी थी, जैसे वो उस पर आई बाधा को जड़ से खत्म कर देना चाहता हो। माहौल में घुटन और डर का साया और गहरा हो गया था। विजय के कदमों की आवाज और उसके गुस्से में भरी सांसें चारों ओर फैले सन्नाटे को तोड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वाणी खाट पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थी। विजय के बेल्ट की मार से उसके शरीर पर गहरे नीले निशान पड़ गए थे, जो जलन और दर्द से उभर आए थे। वाणी अब आधी बेहोशी में थी। उसकी आंखें कभी खुलती कभी बंद हो जाती। उसके मन में एक के बाद एक शौर्य का चेहरा आ रहा था, जो उसे इन दर्दनाक पलों से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी कमजोरी उसे बेबस बना रही थी। कमरे का घुटन भरा माहौल उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहा था। वहां की दीवारों पर लगे खून के धब्बे और विजय की शैतानी हंसी की गूंज उसे और भी डरावनी लगने लगी थी। वो बस इस बुरे सपने से जागना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत उसे जकड़े हुए थी। जैसे ही विजय दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजा उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ा। विजय ने तेजी से पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और डर का अजीब मिश्रण था। दरवाजे के उस पार हल्की रोशनी में एक शक्तिशाली आकृति खड़ी थी, जिसने विजय के एक आदमी को गर्दन से पकड़ रखा था। विजय ने देखा कि वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसने उस आदमी को छोड़ा, वो निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। मर चुका था वो। विजय की सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? आकृति धीरे धीरे सामने आई। बल्ब की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आया। यह शमशेर था। उसकी आंखों में विजय के लिए नफरत की आग जल रही थी और उसके चेहरे पर एक ठंडा गुस्सा साफ झलक रहा था। वो विजय की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है। शमशेर के पीछे शौर्य भी नजर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और वो विजय की ओर एकदम ठंडी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध की एक गहरी लकीर साफ दिखाई दे रही थी। विजय की नजर जैसे ही शौर्य पर पड़ी, उसने देखा कि शौर्य के पीछे उसके आदमियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। कुछ के सिर कटे हुए थे और बाकी के शरीर से खून बह रहा था। गोदाम के अंदर का माहौल एकदम भयानक हो गया था। विजय के आदमियों की चीखें, हमें बचा लो विजय भाई, हमें बचा लो। तलवारों की धारदार आवाजें गूंज रही थी। यह आवाजें जैसे किसी ने खरबूजे को एक झटके में काट दिया हो, चारों ओर फैल रही थी। यह शौर्य की स्पेशल टीम थी, जिसने विजय के सभी आदमियों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। विजय का डर अब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। विजय की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए एक धारदार हथियार उठाया और शमशेर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे आदमियों को मारा, अब देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूं। दोबारा फिर, तुम लोगों ने मेरे आदमियों को मारा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। शमशेर की आंखों में विजय के प्रति नफरत और गुस्से की लहरें उठ रही थी। विजय ने अपने धारदार हथियार से शमशेर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शमशेर ने अपने एक ही वार से विजय के हथियार को दूर फेंक दिया। विजय के हाथ से हथियार छूटते ही उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा था।
इससे पहले कि विजय कुछ और कर पाता, शमशेर ने एक जोरदार मुक्का उसकी छाती पर मारा। विजय के मुंह से दर्द भरी चीख निकली और वो कम से कम 10 फीट दूर घसीटता हुआ जाकर कार्टूनों के ढेर पर गिर पड़ा। उसकी सांसें फूलने लगी और उसने हाँफते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी आंखों में भय और हैरानी थी। विजय को अब शमशेर की ताकत का सही मायनों में अंदाजा हो चुका था। उसकी छाती जल रही थी, जैसे कोई आग की लपटें उसके सीने में सुलग रही हों। विजय दर्द से घबराते हुए अपने इर्द गिर्द बिखरे कार्टूनों के बीच पड़ा था। कमरे में फैली चुप्पी और शमशेर की भयानक उपस्थिति ने वातावरण को और भी तनावपूर्ण बना दिया था। इस बीच शौर्य ने कमरे की दूसरी ओर खाट पर पड़ी वाणी की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। वाणी की बिखरी हुई जुल्फें, उसके शरीर पर पड़े गहरे जख्म और पीठ पर बेल्ट से पड़ी लाल लाल निशान देखकर शौर्य की आंखों में आंसू छलक आए। वो एक पल के लिए थम गया और उसके दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। शौर्य ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी नज़र वहां पड़ी विजय की बेल्ट पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे से उस बेल्ट को उठाया और उसे अपने हाथ में घुमाया। बेल्ट उसके हाथ में जैसे जानवर के शिकारी की तरह महसूस हो रही थी। विजय अभी भी अपने दर्द से उबरने की कोशिश कर रहा था कि शौर्य ने एक बला की तेजी से उसके पास चला गया। शौर्य का चेहरा विजय के चेहरे के बिल्कुल करीब था। विजय ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने शौर्य का चेहरा दिखा, जिसकी भयानक हंसी और खून की प्यासी आंखें विजय के लिए दिल को दहला रही थी। विजय ने घबराते हुए अपनी आंखें चौड़ी की और डर से कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसकी आवाज में घबराहट और असमंजस साफ सुनाई दे रहा था। तुमने मुझे अभी पहचाना नहीं और सीधा मेरे परिवार पर हमला कर दिया। मैं वो हूं जिससे अच्छे अच्छे खौफ खाते हैं। मेरे सामने तुम्हारी औकात एक चींटी के बराबर है। तुमने अपनी औकात से ऊपर उठकर वो काम किया है जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। शौर्य की आवाज में इतना दम था कि विजय के शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। शौर्य ने बिना एक पल गंवाए विजय को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसे अपनी पूरी ताकत से उठाकर सिर से भी ऊपर कर दिया। विजय की सांसें रुक गई और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ खौफ था। वो समझ गया था कि शौर्य की ताकत किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी राक्षस की है। शौर्य ने विजय को एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर पटक दिया। विजय के मुंह से दर्द की चीख निकली और उसका शरीर दर्द से कांपने लगा। शौर्य ने गुस्से में अपनी ताकत से भरी आवाज में कहा, मैं शौर्य ओबेरॉय हूं, जिसके सामने अच्छे से अच्छे धुरंधर भी आने से डरते हैं। तुमने उसके परिवार पर हाथ उठाया। तुम्हें पता है जिस पर तुमने हाथ उठाया है वो अब वाणी शर्मा ही नहीं, वाणी ओबेरॉय है, मेरी बीवी और ओबेरॉय खानदान की बहू। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस कारनामे के बाद तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बचा सकती है? शौर्य की आवाज में इतनी ताकत और गुस्सा था कि गोदाम की दीवारें भी कांप उठी। आसपास का माहौल और भी खौफनाक हो गया था। हवा में सिर्फ शौर्य, गुस्से की गर्ज और विजय की घबराहट तैर रही थी। विजय अब समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब उसका अंत नजदीक था। शौर्य की आंखों में आग की लपटें उठ रही थी। विजय का चेहरा जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी पीठ शौर्य की नजरों के सामने थी। पीठ जो अब शौर्य की क्रूरता का सामना करने वाली थी। शौर्य ने बिजली की तेजी से बेल्ट को उठाया और विजय की पीठ पर जोरदार वार किया। बेल्ट का वो वार विजय के मांस को चीरता हुआ उसे असहनीय दर्द दे रहा था। विजय की भयानक चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं, मानो वे शौर्य की क्रूरता की गूंज बन गई हों। शौर्य के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। विजय की चीखें सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हर चीख के साथ और भी संतुष्ट हो रहा था। विजय का दर्द शौर्य की संतुष्टि बन गया था। वाणी, जो अब लगभग बेहोशी की हालत में थी, ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि शौर्य उसके सामने खड़ा था। उसकी कमजोर होती आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उसने शौर्य को पहचान लिया। उसे यह एहसास हो गया था कि शौर्य उसे बचाने आ गया है और विजय को अब बुरी मौत मिलकर रहेगी। उसकी हिम्मत अब टूट चुकी थी, लेकिन उसकी उम्मीद जिंदा थी।
वाणी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कमजोर आवाज में कहा, शौर्य, आप आ गए। उसकी आवाज में राहत और प्यार था, मानो वो शौर्य के आने पर अपने सारे दर्द भूल गई हो। शौर्य के कानों में वाणी की आवाज गूंज उठी, वो आवाज जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था, चाहे वो हजारों आवाजों के बीच में हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ विजय के लिए नफरत थी। वो फिर से विजय की ओर मुड़ा और अब उसकी क्रूरता अपने चरम पर थी। शौर्य ने बिना किसी दया के बेल्ट को विजय की पीठ पर लगातार बरसाना शुरू कर दिया। हर एक बार विजय के शरीर को चीरता हुआ उसके मांस को लहूलुहान कर देता था। विजय की पीठ अब खून से सनी हुई थी और उसकी चीखें अब दर्द से कराहती हुई निकल रही थीं। उसकी आवाज में अब सिर्फ दर्द और पछतावा था। वो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन शौर्य की क्रूरता थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। विजय के शरीर से खून की धाराएं बह रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ खौफ था। वो अपने बचने की उम्मीद नहीं कर पा रहा था। शौर्य ने विजय के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे उठाया। विजय अब खून से लथपथ और दर्द से कराहता हुआ शौर्य के पकड़ में था। शौर्य ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बड़े प्यार से उसके कान में कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे जितने भी साथी यहाँ थे वो सब खत्म हो गए हैं, और जो बाहर थे उन्हें भी मैंने चुन चुन कर मार दिया है। शौर्य की आवाज में एक ठंडा खतरनाक अंदाज था जो विजय को और भी ज्यादा डरा रहा था। शौर्य ने अपने मोबाइल को निकाला और विजय को उन सभी की तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें जो विजय के साथियों की मौत की गवाह थी। हर तस्वीर में खून से लथपथ और बेसुध पड़े शरीर थे। विजय की आंखों में डर और दर्द और भी ज्यादा गहरा हो गया। उसने देखा कि उसके साथी जिन पर उसे भरोसा था अब इस दुनिया में नहीं थे। तस्वीरें देखकर विजय के भीतर का आखिरी आत्मविश्वास भी टूट गया। वो अब दर्द को भूलकर और भी ज्यादा रोने लगा। उसकी एक जिद, उसकी एक गलती ने उसके सभी साथी और सभी जानकार मरवा दिए। अब उसे अंदाजा हो गया कि क्यों शौर्य ओबेरॉय को चुनौती नहीं दी जा सकती। उसकी आंखों में आंसू थे और वो हिचकियों के बीच शौर्य से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। वह गिड़गिड़ाते हुए शौर्य के सामने गिर पड़ा। विजय की आवाज अब सिर्फ डर और विनती से भरी हुई थी। उसकी आंखों में अपने जीवन की भीख मांगने का दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन शौर्य की आंखों में दया का कोई अंश नहीं था। आसपास का माहौल सन्नाटे में डूब गया था, लेकिन उस सन्नाटे में भी विजय की विनती और शौर्य के प्रतिशोध की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। शौर्य की आंखों में जलती हुई आग थी। उसकी भयानक हंसी गोदाम में गूंज उठी। उसने विजय की ओर झुकते हुए ठंडे स्वर में कहा, यह मुझे पता है, तुम आज के बाद किसी भी प्रकार की गलती करने के लायक नहीं बचोगी। शौर्य की आवाज में इतनी कठोरता और दया की कमी थी कि विजय के अंदर डर की लहरें उठने लगी। चारों ओर एक डरावना सन्नाटा था जो सिर्फ विजय की धीमी सिसकियों और शौर्य की भयानक हंसी से टूट रहा था। गोदाम में फैली हल्की रोशनी और दीवारों पर पड़ती परछाइयां इस माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना रही थीं। तभी शौर्य ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके पास खड़ा गार्ड तुरंत एक चमचमाती तलवार उसके हाथ में थमा देता है। तलवार की धार पर पड़ती रोशनी में विजय की आंखें चौंधिया गई। शौर्य ने विजय का एक हाथ कसकर पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार को उस पर चलाया। विजय की चीख पूरे गोदाम में गूंज उठी। उसका हाथ धड़ से अलग हो चुका था। उसके शरीर से खून की धार बह निकली। विजय की आंखों में दर्द और खौफ के सिवा कुछ भी नहीं था। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थीं, लेकिन शौर्य के चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान थी। तुम्हारी ये चीखें मुझे और भी ज्यादा खुश कर रही हैं, शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने विजय का दूसरा हाथ भी वैसे ही काट डाला। उसकी चीखों से पूरा गोदाम गूंज उठा। शौर्य ने विजय को एक जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। विजय अब अधमरा सा पड़ा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। शौर्य ने शमशेर की ओर देखा और आदेश दिया, इसे सबक सिखाओ। शमशेर शौर्य के इशारे का मतलब समझ चुका था। उसने बिना किसी दया के विजय के चेहरे पर कई वार किए। हर एक वार विजय के चेहरे को ज्यादा पिचका रहा था। विजय का चेहरा एक तरफ से पूरी तरह से पिचक चुका था और उसकी दर्द भरी चीखें अब सिर्फ कर्राहटों में बदल गई थीं। शमशेर ने विजय को उस बर्बरता के साथ मारा कि उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था।
उसकी चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी थीं और उसके जीवन की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। गोदाम में खून की गंध और विजय की दर्द भरी चीखों का मिला जुला माहौल था जो किसी भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर सकता था। शौर्य ने अपनी जीत को पूरा होते देखा और फिर उसने वाणी की ओर देखा जो लगभग बेहोशी की हालत में थी। उसने धीरे से वाणी को उठाया और उसे प्यार से जगाते हुए कहा, देखो वाणी, जिसने तुम पर अत्याचार किया उसका हाल देखो। उसकी आवाज में अब प्यार और देखभाल का स्वर था। शौर्य जितना भी खतरनाक, वहशी, दरिंदा कुछ पल पहले नजर आ रहा था, लेकिन वाणी के सामने वो उतना ही ज्यादा सॉफ्ट आवाज में उससे बात कर रहा था, जैसे वाणी ही उसकी जान हो। वाणी की बंद होती आंखों में हल्की सी चमक आ गई और उसने हल्की मुस्कान दी। शौर्य ने वाणी की मुस्कान को देखा और समझ गया कि वो उसकी आवाज को सुन रही है। उसने वाणी को अपने गले से लगा लिया, उसके माथे पर एक प्यार भरी किस की और अपनी बाहों में उठाकर बाहर कार की ओर बढ़ गया। गोदाम के बाहर घने अंधेरे में सिर्फ कार की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो शौर्य और वाणी के चेहरे पर पड़ रही थी। एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला और शौर्य ने वाणी को बड़े प्यार से कार में लेटा दिया। उसकी आंखों में अब राहत की चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो दर्द और घबराहट थी वो अभी भी बाकी थी। शौर्य खुद भी कार में दूसरी तरफ से बैठ गया और वाणी का सिर अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उसने वाणी के चेहरे की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपक पड़ी जो वाणी के चेहरे पर गिरी। वाणी ने हल्के से आंखें खोली और शौर्य की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, उन आंसुओं में प्यार और सुरक्षा का भाव भी था। शौर्य ने वाणी के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और उसे सांत्वना दी। अब सब ठीक हो जाएगा वाणी, मैं तुम्हारे साथ हूं। शौर्य की आवाज में वो सब कुछ था जिसे वाणी सुनना चाहती थी, प्यार, सुरक्षा, जीवन की नई उम्मीद। कार में सिर्फ शौर्य और वाणी के बीच की खामोशी थी जो अब शब्दों से भी ज्यादा गहरी थी। वाणी की आंखें फिर से बंद हो गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी जिसे शौर्य देखकर महसूस कर रहा था। गोदाम के बाहर का माहौल अब शांत था, लेकिन उस खामोशी में विजय की चीखों की गूंज अभी भी हवा में थी। शौर्य के चेहरे पर सख्त और कठोर भाव थे। उसने अपने ईयरफोन को छूते हुए धीमे स्वर में शमशेर से कहा, शमशेर, इस सारे गोदाम को और इस कमीने विजय और उसके साथियों को इसी गोदाम में जला दो। शमशेर ने बिना किसी सवाल के आदेश का पालन किया। कुछ ही मिनटों में वो गोदाम धूं धूं करके जलने लगा। चारों ओर से उड़ती आग की लपटें आसमान को छूने की कोशिश कर रही थी। विजय और उसके साथी उन लपटों में घिरे हुए थे। उनकी चीखें और आग का भयानक शोर अब गोदाम की दीवारों के भीतर दबकर रह गया था। बाहर सिर्फ शांति थी, एक सन्नाटा जो शौर्य के दिल को तसल्ली दे रहा था। उसने वाणी की ओर देखा जो अभी भी उसकी गोद में सिर रखे थी। शौर्य ने वाणी के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, वाणी, मैंने उसे सजा दे दी है, अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर दुख में, हर खुशी में। शौर्य की आवाज में ऐसा सुकून था जो किसी को भी यकीन दिला सकता था। वो जो कह रहा था वो सच है। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। शौर्य की नजर बार बार वाणी के चेहरे पर जा रही थी जिसमें डर और कुछ ना कहने पाने की बेबसी थी। उसकी आंखों में बेइंतहा तकलीफ और डर की छाप थी। शौर्य के दिल में एक टीस उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने उसे वाणी को इस हालत में देखना पड़ेगा। उसने हमेशा वाणी के चेहरे पर खुशियों की चमक देखी थी और आज वो चमक कहीं खो गई थी। शौर्य के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत डॉक्टर रैना को फ़ोन किया और कहा, डॉक्टर, आपको और आपकी टीम को हमारे घर पहुंचने के लिए कह रहा हूं। वाणी की हालत बहुत ख़राब है। शौर्य की आवाज़ में एक चिंता की लहर थी जिसे डॉक्टर भी समझ सकती थी। उसने तुरंत ओके करते हुए कॉल काट दी। शौर्य फिर अपने ख्यालों में गुम हो गया। उसके दिल में एक बेतहाशा दुख था जो उसे अंदर से खा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वाणी इस हालत में उसे मिलेगी। वो तो सोच रहा था कि कैसे वो वाणी को खुश करने के लिए कुछ खास सरप्राइज देगा, कैसे वो एकदम से उसके सामने आकर उसे कसकर गले लगा लेगा। शौर्य की बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसने सोचा कि अगर वो वक्त पर नहीं पहुंच पाता तो वाणी के साथ और भी बुरा हो सकता था। यह सोचते ही उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में वाणी के साथ बिताए उन लम्हों की यादें ताज़ा हो गई और एक खौफनाक ख्याल ने उसे झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब सब
बदल गया था। वो वक्त रहते पहुंच गया था और अब उसकी वाणी उसके साथ थी। उसने वाणी की ओर देखा जो उसकी गोद में सिर रखे गहरी नींद में थी। उसकी आंखों में अब भी डर की झलक थी, लेकिन शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हल्के से कहा, मैं यही हूं वाणी, तुम्हारे साथ हमेशा। उसकी आवाज में वो सुकून था जो वाणी को चाहिए था। फिर हम फ्लैशबैक में जानते हैं कि शौर्य यहां तक कैसे पहुंचा। शौर्य की फ्लाइट अभी कुछ देर पहले ही लैंड हुई थी। वो शमशेर के साथ एयरपोर्ट से निकल रहा था। उसकी आंखों में वाणी का खिला हुआ चेहरा देखने की बेताबी थी। वो हर उस लम्हे को फिर से जीना चाहता था जो उसने वाणी के साथ बिताए थे। कल रात हुई उसकी बात जिसमें वाणी की खुशी झलक रही थी, शौर्य को बेसब्र कर दिया था। जस्ट ए लिटिल मोर टाइम वाणी, बस थोड़ा सा वक्त और। शौर्य ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में वाणी के लिए प्यार की बेतहाशा लहरें थी। उसने इस लंबी दूरी को सिर्फ इसलिए तय किया था ताकि वो वाणी की वो खुशी देख सके जिसे वो उसके लिए लेकर आ रहा था। शौर्य और शमशेर कार में बैठे तेजी से घर की ओर निकल रहे थे। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। सिर्फ कारों की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थी। दोनों की निगाहें सामने के रास्ते पर थीं, लेकिन मन में एक बेचैनी और जल्दबाजी थी। कार के अंदर सन्नाटा था, केवल इंजन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शौर्य का मन बेचैन था। वो वाणी को जल्द से जल्द देखना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थी जो हर पल गहरी होती जा रही थी। अचानक शमशेर के फोन पर एक मैसेज आता है। वो फोन निकालता है और मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में एक डर और चिंता की छाया उभर आती है। शौर्य उसकी तरफ देखता है और पूछता है, शमशेर क्या हुआ? कौन सा मैसेज आया है? शमशेर की आवाज हल्की और हिचकिचाहट द्वारा फिर शमशेर की आवाज हल्की और हिचकिचाहट भरी थी। सर, कुछ जरूरी बात है। शौर्य की आवाज सख्त हो गई। शमशेर, साफ साफ बताओ, आखिर क्या बात है? शमशेर थोड़ा हिचकते हुए बोला, सर, मैडम वाणी आज पूजा के लिए मंदिर गई थी। उनके साथ ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी थे। लेकिन लेकिन सर, वहां से किसी ने मैडम वाणी को किडनैप कर लिया है। यह सुनते ही शौर्य का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दोबारा फिर यह सुनते ही शौर्य का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आग सी जल उठी। वो गुस्से में चीखते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई? किसके घर में मौत ने दस्तक दी है जो हमारे परिवार पर हाथ उठाने की जरूरत कर रहा है? शमशेर ने देखा कि शौर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। शौर्य की आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो यह साफ बताती थी कि अब जो भी करेगा उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। शौर्य ने गुस्से में शमशेर से कहा, मुझे वाणी की लोकेशन चाहिए, वो भी तुरंत। शमशेर ने जल्दी से कहा, सर, हमने पहले ही स्पेशल टीम को इस काम में लगा दिया था। जब मैसेज मिला तब से ठीक 15 मिनट के अंदर हमें सारी लोकेशन और डिटेल्स मिल जाएंगी। शौर्य ने आदेश देते हुए कहा, और याद रखना, जिसने यह किया है उसे घर, परिवार और सबकी जानकारी मुझे चाहिए। कोई भी नहीं बचेगा। शौर्य की स्पेशल टीम किसी भी स्थिति के लिए तैयार थी। उसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट, फाइटिंग एक्सपर्ट्स और हर वो इंसान था जो किसी भी स्थिति में परफेक्ट हो। जैसे ही टीम को खबर मिली वे काम में जुट गए। हर डिटेल, हर जानकारी चंद मिनटों में निकाल ली गई। यह टीम भी उसकी बेशुमार ताकत में शामिल थी जिसे उसने खुद ही बनाया था। कुछ समय बाद शमशेर ने शौर्य को बताया, सर, हमारी टीम ने बस 10 मिनट में ही वाणी मैडम की पूरी जानकारी आपके सामने रख दी है और ये रहा विजय की पूरी जन्म कुंडली। शौर्य की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वो अपनी जगह पर सीधा होकर शमशेर के सामने आ गया और तेज आवाज में बोला, यस, अब मैं दिखाऊंगा इन सबको कि शौर्य ओबरॉय के परिवार से टकराने का क्या अंजाम होता है। शमशेर ने तुरंत ड्राइवर को ऑर्डर दिया, गाड़ी रोको और दूसरी तरफ चलो। अब शौर्य अपने परिवार पर उठे हाथों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। आसमान में बादल गहराते जा रहे थे, जैसे वो भी इस रात की साक्षी बनने वाले थे। चारों ओर का माहौल सख्त और खतरनाक हो चला था। यह रात किसी के लिए आखिरी साबित होने वाली थी और शौर्य ओबरॉय इसका कारण होने वाला था। जब शौर्य वाणी के अड्डे पर पहुंचा और अपने आदमियों को उसने आदेश दिया कि इन सभी बदमाशों को खत्म कर दे, तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा।
वहीं से किसी आदमी से वाणी और विजय के बारे में पूछकर। शौर्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। विजय के अड्डे पर वाणी को इस हालत में देखकर उसके दिल पर जैसे एक बड़ा वार हुआ हो। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की मिली जुली लहरें थी। उसकी प्यारी वाणी, जिसे वो हमेशा खुश देखना चाहता था, आज ऐसी हालत में थी जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वाणी उसे इस हाल में मिलेगी। इस ख्याल ने उसकी आत्मा को हिला दिया। प्रेजेंट में जैसे ही कार के रुकने की आवाज आई, सबकी निगाहें दरवाजे की ओर गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, वाणी कैसी है। जब शौर्य ने वाणी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर प्रवेश किया, सभी की सांसें थम गई। वाणी अभी भी बेहोश थी। उसकी सांसें हल्की चल रही थी। उसकी हालत देखकर सबके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। शौर्य की आंखों में दर्द और गुस्सा था। वो वाणी को लिए सीधा अंदर की ओर बढ़ा। तभी डॉक्टर रैना की टीम वहां पहुंची। शौर्य ने वाणी को स्ट्रेचर पर डालते हुए कहा, डॉक्टर, वाणी को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो उसके दर्द और चिंता को बखूबी बयां कर रही थी। डॉक्टर रैना और उनकी टीम वाणी को स्ट्रेचर पर ले जाकर कमरे की ओर बढ़ गए। घर के बाकी लोग, जिनकी आंखों में आंसू थे, वाणी के पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शौर्य ने अपनी कड़क आवाज में कहा, नो, उसे जाने दो। अभी उसे हमारी नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। सभी लोग शौर्य की बात सुनकर वहीं रुक गए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। शौर्य की आंखों में गुस्से की एक आग जल रही थी, लेकिन उसी के साथ उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसने अपनी आंसुओं को रोका, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर तड़प रहा था। वाणी को इस हालत में देखकर उसके दिल पर एक भारी बोझ आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी भावनाओं को संभाले। उसकी आंखों में नफरत और दर्द की एक मिली जुली लहर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे संभाले। जैसे ही डॉक्टर वाणी को कमरे में ले गए, शौर्य वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें वाणी के चेहरे पर टिकी रहीं, जैसे वो अपनी वाणी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए खुद से कहा, वाणी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर दुख में, हर खुशी में। वाणी को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए सभी घर के लोग एक बार फिर उसके चेहरे की ओर देख अपनी जगह पर ठहर गए। उनके दिलों में चिंता और आंखों में आंसू थे। वाणी का चेहरा पीलापन लिए हुए था। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि जैसे जरा सी हलचल से भी वो टूट सकती थी। वो कुछ नहीं कह सका। सबके दिलों में गहरा दर्द था। हर कोई वाणी को इस हाल में देखकर अंदर से टूट चुका था। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। परिवार के बाकी सदस्य भी बेहद दुखी थे। किसी के लिए भी वाणी को इस हालत में देखना आसान नहीं था। शौर्य ने सबकी आंखों में चिंता और दर्द देखा, लेकिन वो वाणी को छोड़कर वहां रुक नहीं सका। वो वाणी के साथ साथ उस कमरे में पहुंच गया जहां डॉक्टर रैना ने अपने इक्विपमेंट सेट कर रखे थे। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में वाणी को ठीक करने की चाहत थी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि डॉक्टर रैना और उनकी टीम वाणी का इलाज शुरू कर चुकी थी। डॉक्टर रैना ने वाणी के हाथ में ड्रिप लगाई, क्योंकि उसकी हालत बेहद कमजोर थी। शौर्य के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जब उसने देखा कि वाणी के जख्मों को साफ किया जा रहा था और उन पर मरहम पट्टी की जा रही थी। हर बार जब डॉक्टर ने उसकी त्वचा को छुआ, शौर्य का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता। वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, जिसे देखकर डॉक्टर रैना भी हैरान थी। डॉक्टर रैना, जो शौर्य को अच्छी तरह जानती थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर चौंक गई। उन्होंने धीरे से शौर्य की ओर देखा और कहा, शौर्य, तुम इतने भावुक कभी नहीं दिखे। यह सब देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, संभालो खुद को। शौर्य की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। डॉक्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वाणी को इस हालत में देखना पड़ेगा। मैंने हमेशा उसे हंसते हुए देखा है, और आज वो इस हालत में है। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। कमरे में केवल मेडिकल उपकरणों की आवाजें थीं। वाणी का चेहरा अभी भी बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। शौर्य का दिल बार बार टूट रहा था। जब भी वो वाणी के जख्मों को देखता, उसकी आंखों में नमी और गुस्से की लहरें एक साथ उभरती थीं। डॉक्टर रैना ने शौर्य को शांत रहने का इशारा किया और उसे एक कुर्सी पर बैठने को कहा। अब सवाल ये उठता है,
क्या वाणी इस भयानक घटना को भूल पाएगी? क्या शौर्य की भावनाएं वाणी अच्छे से समझ पाएगी? क्या वाणी और शौर्य के रिश्ते में कोई नई चुनौतियां आएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगले एपिसोड सुनने के लिए अभी मिथ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।